सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 12 मई का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू हमने जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंडिया ने पूरे कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी ऑन गोइंग है। अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो फिर उसको उसकी हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 35 से 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और उनके कई सारे फाइटर जेट्स भी गिराए गए हैं और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी डैमेज पहुंचाया गया है। और फिर जो है डीजीएमओ ने ये भी बताया कि 5 इंडियन सोल्जर्स के सिविलियंस को भी ट्रिब्यूट दिया और जो उस दौरान शहीद हुए उनको उनको उन्होंने बेसिकली ट्रिब्यूट दिया है। और आर्मी को फुल अथॉरिटी दी है कि वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो है अगर पाकिस्तान कोई भी वायलेशन करता है तो उसका काइनेटिक रिस्पांस दिया जाएगा पाकिस्तान को। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और ऑपरेशनल अलर्ट अभी भी एक्टिव है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली एक दिन बाद जब इंडिया ने यूएस के मेडिएशन जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ उसको रिजेक्ट किया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही रिटरेट किया कि जो है उन्होंने ही मेडिएशन करवाया है। बट इंडिया का इंस्टेंस क्या है कि जो है इंडिया की पॉलिसी में क्या है, इंडियन पॉलिसी थ्री पॉइंट्स पर बेस्ड है। जो इंटरनेशनल पॉलिसी है कि कोई थर्ड पार्टी मेडिएशन नहीं होगा, कोई नो थर्ड पार्टी मेडिएशन। दूसरा, नो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर। कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज नहीं करना है, कोई भी दूसरा पार्टी आके मेडिएट नहीं करेगा। और थर्ड जो है वो नो हाइफिनेशन ऑफ पाकिस्तान। नो हाइफिनेशन ऑफ पाकिस्तान। हाइफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो एंटिटीज़ को एक ही टाइप में देखा जाता है, एक कंबाइंड इशू के रूप में। जैसे अलग कंट्रीज़ अगर बात करते हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर इशू को रिजॉल्व कर देंगे, तो इंडिया इस पर ऑब्जेक्ट करता है, बोलता है कि इसको एक एंटिटी की तरह नहीं देखना चाहिए, इंडिया को अलग से ट्रीट करना चाहिए इस इशू पे, नॉट एज अ हाइफिनेटेड पेयर। तो नो हाइफिनेशन की पॉलिसी इंडिया रखता है। तो ये 3 पॉइंट्स पे इसमें बेसिकली ये बताया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बेसिकली अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो कि तमिलनाडु में है, उसमें प्री मानसून जो है वाइल्ड लाइफ सेंसस स्टार्ट हो गया है टाइगर्स का। और तो इसमें एनटीसीए के बारे में है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी इंडिया में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टाइगर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना और उनको टाइगर्स को मॉनिटर करना और पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकना और आपके इको टूरिज़्म और हैबिटेट प्रिजर्वेशन को प्रमोट कर रखना और टाइगर पॉपुलेशन को साइंटिफिक मॉनिटरिंग जो है और सेंसस करवाना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अथॉरिटी का जो है आपका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो बेसिकली आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं और जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट। ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे सेंटर ने अभी कन्याकुमारी के पास जो है वाटर्स में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए टेंडर निकाला है। तो जो कि बहुत ही रिच फिशिंग ग्राउंड में माना जाता है। तो ये फिशरमैन्स के जो है फिशरमैन्स के लिए बहुत ज़्यादा फिशिंग एरिया उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक नेचुरल बैरियर की तरह होता है और उनको नेचुरल डिज़ास्टर से भी बचाता है। तो उनकी मांग क्या है कि इस प्रोजेक्ट को रिवोक किया जाए क्योंकि छोटे फिशरमैन को ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा जो उनके लिए मुश्किल है। और इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं कुछ, जैसे ड्रिलिंग से एयर और वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है और मैरीन इकोसिस्टम पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसमें बस ये न्यूज़ थी। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे डिजिटल रिपॉजिटरी बना रहा है तमिलनाडु, ताकि जो उसके जो भी इंडिजिनस आर्ट फॉर्म्स हैं उसको डिजिटली प्रिजर्व किया जा सके।
तो इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने क्या रखा है, सुवा दुग्गल। ये प्रोजेक्ट आदि द्राविडियन और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो अब के ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसको डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने का एम है इसका। और जो भी जितनी भी इनकी हज़ारों इंडिजिनस आर्ट फॉर्म है उसको डिजिटली ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेगा। और जैसे कि वहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जैसे सिंगारी, मेलम, राधा कवाड़ी, तो ऐसे ये सब जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। तो ऐसे ही 560 प्लस आर्ट फॉर्म्स को ये जो ऐसे परफॉर्म किए जा रहे हैं आर्ट फॉर्म्स, लेकिन इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो, तो उनको बेसिकली ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेगा और वहाँ के आर्ट फॉर्म को रिवाइव करेगा और उन्हें मेन स्ट्रीम कल्चर में इंक्लूड करेगा। तो ये बेसिकली न्यूज़ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो केरला में जो निपाह वायरस का केस आया था उसमें अभी भी जो वुमेन है वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि निपाह वायरस क्या है। निपाह वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि एनिमल्स टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है और ये सीवियर केसेस में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जो कि एक ब्रेन की बीमारी है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ सिंड्रोम जो कि एक लंग्स की बीमारी है वो हो सकती है। तो इस केस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, बट इस केस में हो सकता है। और दो टाइप का होता है ये, स्पिल ओवर और आउटब्रेक। स्पिल ओवर में एक सिंगल केस होता है जिसमें कि ट्रांसफ़र नहीं होता एक से दूसरे में, बट आउटब्रेक में क्या होता है, आउटब्रेक में आपको मल्टीपल लोगों में ये फैल जाता है। और इसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, टेस्टिंग आपकी दो टाइप, थ्रोट स्वैब एनालिसिस से कर सकते हैं और आपके वायरस थ्रोट प्लस जो आपका कफ है उसमें होता है, और ब्लड और यूरिन के सैंपल से भी किया जा सकता है। तो इसके सिम्टम्स यही सब है। और ये नेचुरल होस्ट कौन होता है, नेचुरल होस्ट इसका जो है वो फ्रूट बैट्स होते हैं। तो ये स्प्रेड कैसे होता है कि इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए या पिग्स के कांटेक्ट में या फिर इन लोग के कंटेमिनेटेड फूड्स के कांटेक्ट में आ जाए तो उससे फैल जाता है ये। और फिर जो है सिम्टम्स क्या है, वही सब कि हेडेक होगा आपको, फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी और कोमा में भी जा सकते हैं सीवियर केसेस में। तो अभी इसका एक जेनेटिक वेरिएशन 2018 में बांग्लादेश में भी मिला था। तो काफ़ी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है पॉपुलेशन में, और नेचुरल फ्रूट बैट्स को भी स्टडी करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA को लेकर टॉक चल रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी रिसेंटली हमने इंडिया UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो अब देख लेते हैं कि FTAs, डिफरेंट टाइप ऑफ FTAs क्या क्या होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कि जो है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ एक साथ आते हैं और कुछ सर्टेन गुड्स पे जो है रिड्यूस करते हैं टैरिफ ओनली ऑन सर्टेन और सेलेक्टेड गुड्स। फिर उसके बाद में आता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो दो कंट्रीज़ होते हैं वो रिड्यूस करते हैं या एलिमिनेट करते हैं बैरियर्स जो ट्रेड के होते हैं, जैसे टैरिफ हो गया या कोटाज हो गए, ये गुड्स और सर्विसेज पे। तो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है ईज़ करने के लिए ट्रेड ये यूज़ होता है। फिर उसके बाद में आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो अपने में तो खुद में तो एक दूसरे के लिए रिड्यूस करते हैं टैरिफ, और बाकी जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं, नॉन मेंबर कंट्रीज़ उन पे एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाते हैं। जैसे 10% है तो सारे नॉन मेंबर जितने कंट्रीज है सब पे 10% जो है टैरिफ लगेगा। फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में जो है ये ब्रॉड होता है थोड़ा, इसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट आपका आ जाता है, और अदर जो रेगुलेटरी और इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। ये इट कैन ऑल्सो इंक्लूड IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारा हो सकता है इसमें। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये थोड़ा और ब्रॉड होता है इससे, कॉपरेशन एग्रीमेंट से। इसमें ये सारा चीज़ तो आता ही है, प्लस जो है ऑन गोइंग जो आपके ये इन्वेस्टमेंट और ये सब के आगे जाता है, और अदर सेक्टर्स को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, इकोनॉमिक आपके कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, अदर सेक्टर्स ऑल्सो। तो ये डिफरेंस है। जो अब इसमें जो टॉक्स चल रही हैं वो बेसिकली क्या चल रही है
कि यूरोपियन यूनियन की क्या डिमांड है कि जो हम उनके ऑटोमोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस जो इंडिया में आते हैं उसमें ड्यूटी कट किया जाए। जो वाइन्स आते हैं, स्पिरिट्स आते हैं, मीट आता है, उनका पोल्ट्री आता है, इस पे सब पे टैक्स रिड्यूस किया जाए और इंडिया में स्ट्रॉन्ग आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजीम है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। वहीं इंडिया की क्या डिमांड है? इंडिया की ये डिमांड है कि जो है उसको बेटर मार्केट एक्सेस मिले वहाँ पे ईयू में लोअर टैरिफ के साथ। कैसे सेक्टर्स को, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गया, स्टील, आपका पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिक मशीनरी पे। तो ये इंडिया की डिमांड है, इसमें फाइनलाइज नहीं हुआ इसमें बल्कि। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडस वाटर अभी भी टेम्परेली सस्पेंड रहेगा ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर टेरर ऑफ पाकिस्तान। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी एक एग्रीमेंट है जो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच में इंडस रिवर सिस्टम के पानी को डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया था, जिसमें कि 3 रिवर्स जो है वो पाकिस्तान को उसमें कंट्रोल दिया गया था, जो कि इंडस, झेलम और चेनाब का, और 3 रिवर्स का इंडिया को कंट्रोल दिया गया था, जैसे रावी, ब्यास और सतलज का। तो इसमें इंडिया भी कुछ जो है यूज़ कर सकता है अपने जो एग्रीकल्चर और इन सब के लिए। और ये ट्रीटी दोनों कंट्रीज़ के बीच पानी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करती हैं और रिवर्स का यूज़ इरिगेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है। और कोई डिस्प्यूट होता है तो वर्ल्ड बैंक इसमें जो है मैकेनिज़्म है, इसमें जो इशू को सॉल्व किए जाते हैं वहाँ पे। तो बट इंडिया ने अभी इस ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें ये सब तो बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर जो टोटल एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? जो भी एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो वुमेन से बॉर्न होते हैं ओवर लाइफ टाइम, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन ओवर देयर लाइफ टाइम इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसमें बोला गया है 2020 में भी 2.0 था टोटल फर्टिलिटी रेट, और अभी भी 2021 में भी सेम 2.0 ये टोटल फर्टिलिटी रेट। तो स्टेट्स जिनका सबसे लोवेस्ट जो है टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें है दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इनका 1.4 टोटल फर्टिलिटी रेट है। और हाईएस्ट जो है वो है आपका बिहार का 3 है टोटल फर्टिलिटी रेट। और इसमें पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ बोला गया कि जो 0 से 14 एज के जो बच्चे हैं वो 1971 में 41% से गिरकर 24.8% का फॉल आया है, मतलब 24.8% हो गए हैं। और जो इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप है 15 to 59, वो 53.4 से बढ़ के 66.2% हो गया है। और 60 और 65% प्लस जो एज ग्रुप है उनकी भी पॉपुलेशन थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। और जो आपके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में? बेसिकली आपके केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन है, केरला, तमिलनाडु में। और लोवेस्ट जो है वो आपके बिहार में है। बिहार में लोवेस्ट जो है एल्डरली पॉपुलेशन, और केरला और तमिलनाडु में हाईएस्ट है आपके एल्डरली पॉपुलेशन। और मैरिज ट्रेंड्स भी इसमें बताया गया। मैरिज ट्रेंड्स में आपको बताया गया कि 1990 में 19.3 एवरेज एज ऑफ मैरिज थी, जो 2021 में आपकी कितनी हो गई? 22.5 ईयर्स हो गई। लेट मैरिज ट्रेंड इसका मतलब ग्रो कर रहा है। तो ये इस पूरे आर्टिकल का जो फाइंडिंग्स थी रिपोर्ट की वो बताई मैंने। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस मंथ 14,167 करोड़ रुपये 14,167 करोड़ रुपीज़ इंडियन मार्केट में इंजेक्ट किया है। तो डिस्पाइट ऑफ इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, तो इन्वेस्टमेंट के पीछे का रीज़न क्या है? कुछ ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि अभी डॉलर जो है वीक हो रहा है और यूएस और चाइना की इकॉनमी भी स्लो हो रही है। तो यूएस और चाइना की इकॉनमी भी वीक हो रही है। और डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या हैं कि जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हाई है
और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो है वो भी डाउन है। और जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ने जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। और मेजरली एफपीआई जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इक्विटीज़ में कर रहे हैं। डेब्ट मार्केट में इन्फ्लो कम है, इक्विटीज़ में ज़्यादा शो कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो पॉजिटिव ग्लोबल सिग्नल्स हैं इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ, और एफपीआई इंडिया में वापस आ रहा है अभी। अब देख लेते हैं यहाँ पे एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस बेसिकली ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपका जो बाहर की कंपनीज है वो फिज़िकल एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं। फिज़िकल एसेट्स में जैसे कि लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स। और जो एफपीआईज में है ये फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इक्विटी हो गया, इन सब में। और इसमें क्या है कि कंपनी जो है ओनरशिप उनको मिल जाती है कंपनी की थोड़ी बहुत, और कंट्रोल मिल जाता है कंपनी का। बट ये क्या है, प्योर फाइनेंशियल एसेट है, कोई कंट्रोल या मैनेजमेंट नहीं मिलता है, ठीक है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपका जो है ये लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म और स्टेबल रहता है। जबकि ये शॉर्ट टर्म है, कभी भी जा सकता है यहाँ से मार्केट से मनी, ठीक है। और तो एंट्री और एग्ज़िट जो है एफपीआईज़ का ईजियर रहता है, इसीलिए इसको कभी कभी हॉट मनी भी बोलते हैं कि ये कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो ये क्या करता है, एफडीआई बेसिकली फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट लाता है आपका, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है इसमें। जबकि ये सिर्फ स्टॉक की लिक्विडिटी ऊपर नीचे करता है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इनमें। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट बनाना इन्फेक्टिसेंस वो अंडमान के फॉरेस्ट में देखा गया है, कैंपबेल बे में। तो इन्फेक्टिसेंस क्या होता है, बेसिकली जो केले का एक बंच होता है उसमें जो इसकी लंबाई होती है, नॉर्मल केले की जो बंच होता है वो 1 मीटर का होता है। बट यहाँ पे जो देखा गया है वो 4.2 मीटर का है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो ऐसा ही पहली बार ये कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट में देखा गया था 2012 में। बट अभी इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 4.2 मीटर इन्फेक्टिसेंस का है ये, और एंडेमिक और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइल्ड बनाना है ये। तो इसका नाम क्या है, वो साइंटिफिक नेम है बेसिकली मूसा इंडंडा मेनेसिस, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अब ये हम बेसिकली साइंस और जो आपके एडिटोरियल है नेक्स्ट वीडियो में जो शाम को आएगा उसमें कवर करेंगे। उसमें 6-7 मिनट में कवर करते हैं ये सारा आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स के साथ, तो उसमें आप ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में जो बिज़नेस में हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्यों इंडिया में फ़ेल हो रही हैं। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स पहले क्या हैं, वो बेसिकली डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक फिक्स्ड बिजनेस यूनिट है जहाँ मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिससे कि बैंकिंग सर्विसेज जो है सेल्फ सर्विस या असिस्टेड मोड में होती हैं और डिजिटली प्रोवाइड की जाती हैं, कि उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके उतना वहाँ पे होता है। तो ये इंडिया में क्यों नहीं चल पाई, वो बेसिकली ये बताते हैं। इनका एक्सपेंशन बहुत ही स्लो है, और बैंक्स के लिए यूनिफॉर्म मॉडल सब जगह अप्लाई करना मुश्किल है। तो डिजिटल ब्रांचेस सिर्फ बनाने से काम नहीं होता। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में कस्टमर्स आउटरीच और ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है। केवल टेक्नोलॉजी से डिपॉजिट नहीं बढ़ेगा, ये इसमें बताया गया है। और आरबीआई के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के हिसाब से सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मशीन और सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे डालने थे। ऑपरेशनल कॉस्ट और लो डिमांड रिमोट एरियाज़ में है, उसकी वजह से डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलना चैलेंजिंग हो गया है। तो इसमें बेसिकली बस यही बताया गया इस पूरे आर्टिकल में। इसका मेन गोल था कि आपको रिमोट एरियाज़ में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना वहाँ पे, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। तो टोटल इंडिया में जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलने का वो था टारगेट था, वो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ओके। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हमारी यहाँ पे जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने टीवी स्पीच में आके बोला कि यूक्रेन के साथ वो डायरेक्ट टॉक्स के लिए रेडी हैं। डायरेक्ट टॉक का प्रपोज़ल दिया इस्तांबुल तुर्की में। और तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा कि थर्सडे को तुर्की में रशियन प्रेसिडेंट के साथ वो मिलने के लिए तैयार हैं, अगर पुतिन सच में मिलना चाहते हैं।
बट कंडीशन उन्होंने ये रखी कि रशिया को 30 दिन का सीज़ फायर करना होगा, तब वो उनसे इस्तांबुल में मिलेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। फिर जो ईरान और यूएस में जो के बीच जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे ओमान में, वो बेसिकली ख़त्म हो गए हैं, उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया है। तो उसमें ईरान ने कहा कि एनरिचमेंट को कंटिन्यू रखना ज़रूरी है उनके लिए, बट वो एनरिचमेंट रेट को कम करने पर डिस्कस कर सकते हैं। यूएसए ने इस प्रोग्रेस को इनकरेजिंग बताया और फ्यूचर नेगोशिएशंस के लिए प्लान बनाया। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यूके गवर्नमेंट जो है एंड करना चाहती है फील्ड फ्री मार्केट ट्रायल जो इमिग्रेशन में होता है उनका। तो नए प्लान्स के अंडर जो स्किल्ड वीज़ाज़ हैं, स्किल्ड वीज़ाज़ वो सिर्फ उन्हें मिलेगा जो ग्रेजुएट लेवल जॉब्स करते हैं, और लोअर साइड रोल्स के लिए वीज़ा सिर्फ उन एरियाज़ में दिया जाएगा जो नेशनल इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के लिए क्रिटिकल हैं। और बिज़नेस को अपने लोकल वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए भी कहा गया है। और केयर सेक्टर कंपनीज़ अब फॉरेन वर्कर्स के लिए वीज़ा नहीं दे सकेंगी। तो ये पूरा इस न्यूज़ में था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में हमास और जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है उसमें डायरेक्ट टॉक हो रही है सीज़ फायर के लिए गाज़ा में। अभी आपको पता है जैसे कि हमास ने जो अटैक किया था अक्टूबर 2023 में इसराइल के ऊपर, इसमें कि 58 इजरायली होस्टेजेस जो उनके पास हैं, तो उसको लेकर बेसिकली तो अब इसमें दोनों के बीच का बात हो रही है सीज़ फायर को लेके। तो ये हमास कौन है? हमास बेसिकली एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करता है कौन? यूएस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऐसे अलग देश। तो इनकी दो विंग्स हैं, एक तो पॉलिटिकल विंग है और एक मिलिटेंट ग्रुप है। पॉलिटिकल विंग जो है ये गाज़ा स्ट्रिप को जो है आपके गवर्न करती है, और जो मिलिटेंट विंग है वो अटैक लॉन्च करती है अगेंस्ट इजरायली टारगेट्स, सिविलियंस को भी इनमें इंक्लूड करते हैं। हम इनका मेन गोल है कि आपको इस्लामिक स्टेट बनाना, हिस्टोरिक पैलेस्टीन जैसा, और इसराइल को रिजेक्ट करते हैं ये। तो इनको बेसिकली ईरान सपोर्ट करता है। तो बस ये आज थी टोटल आज की न्यूज़ डिस्कशन। तो आज हमने टोटल देखा कि अपने न्यूज़पेपर में कि हमास के बारे में, हमास और यूएस के बीच में क्या बातें चल रही हैं, और यूके में क्या फ्री मार्केट ट्रायल को जो उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है जो इमिग्रेशन में। ईरान और यूएस में जो टॉक्स चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, और ज़ेलेंस्की रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद में हमने देखा यहाँ कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो इंडिया में है वो क्यों फेल हुई, और जो है हमने फिर देखा यहाँ पे आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इंडियन मार्केट में वापस आ रहा है, और कैसे वहाँ पे इंडियन मार्केट में पैसा वापस आ रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में देखा, और जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के बारे में हमने देखा, उसकी फाइंडिंग्स के बारे में। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जाना यहाँ पे। फिर अलग अलग टाइप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जाना जो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बात चल रही है, और इंडिया यूके के बीच में हो चुका है ऑलरेडी। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि निपाह वायरस के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो है कैसे तमिलनाडु अपनी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व कर रहा है सुवा दुग्गल के थ्रू। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट जो यहाँ पे कन्याकुमारी के पास टेंडर लॉन्च किया, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में जाना, और फिर उसके बाद में यहाँ पे इंडिया और कश्मीर के बीच जो प्रोग्रेस चल रही है उसके बीच में हमने बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में देखा। तो ये आज था टोटल हमारा न्यूज़पेपर का डिस्कशन। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो हमारा डिस्कशन तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।